समझाना चाहती हूँ। क्या बात सानू? मैं ये बोल रही थी जी, आप हर महीने घर के खर्चों में बराबर का हिस्सा देते हैं, लेकिन महीने में 20 दिन हम दोनों तो मेरे मायके से ही खाते पीते हैं। लेकिन सानू, भैया भाभी के अलावा हमारे इस दुनिया में है ही कौन? माता पिता तो पहले ही हमें छोड़कर चले गए। देखिए जी, आपका इस दुनिया में कोई हो ना हो, लेकिन मेरी मम्मी और मेरे 2 बड़े भाई हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। मेरे भाई लोग मुझ पर जान छिड़कते हैं। हाँ सानू, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। हाँ, तो मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि क्यों ना हम अपना चूल्हा चौका अलग कर ले, जिससे हमारा खर्चा भी कम हो जाएगा। अरे महीने में 10 ही दिन तो हम यहाँ बनाते खाते हैं, तो हमारे 20 दिन का खर्चा बच जाएगा ना। हम क्यों घर के खर्चों में बराबर का हिस्सा दें? नहीं सानू, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। और एक बात बताओ, तुम रसोई में बनाओगी खाओगी नहीं, लेकिन तुम घर में रहो या ना रहो, इलेक्ट्रिक का बिल, नल का बिल और बाकी जितने बिल हैं वो सब तो तुम्हें बराबर देना ही होगा ना। और दूसरी बात सानू, मेरे भैया भाभी ने मुझे बच्चे की तरह पाला है, इसलिए ना मैं ये तो नहीं कर पाऊंगा। आई एम सॉरी। ठीक है विराट जी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है सानू? मेरी शर्त यही है जी, जब मेरा मन करे तब मैं अपने मायके आऊंगी जाऊंगी। मुझे दीदी कभी भी आने जाने के लिए रोके टोके ना। सानू, तुमने मेरी भाभी का व्यवहार तो देख ही लिया होगा ना। भाभी तुम्हें कभी रोक टोक नहीं करेगी, तुम इस बात के लिए निश्चिंत हो जाओ। ठीक है, लेकिन जिस दिन कभी मुझे दीदी ने रोका टोका तो आप उनसे साफ साफ कह देना कि वो मुझे मायके आने जाने से रोके टोके ना। क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी और इतनी सुंदर हूँ, मुझे एक से एक रिश्ते मिल सकते थे, लेकिन मेरी मम्मी ने यही सोचा कि मेरा ससुराल और मायका एक ही शहर में होगा तो मैं आसानी से अपने मायके आ जा सकती हूँ। इसीलिए आपसे शादी करने के लिए मेरी माँ तैयार हो गई। ठीक है सानू, मुझे कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो चलो चाय नाश्ता कर लो। चाय नाश्ता करने के बाद ना मैं आज फिर अपने मायके चली जाऊंगी। और सुनिए, मम्मी ने कहा है कि आप ऑफिस से लौटते वक्त मेरे मायके ही आ जाना, क्योंकि हम लोगों का खाना शाम को वहीं बनाएगी मम्मी। क्यों, कुछ स्पेशल है क्या आज? हाँ, जहाँ से बड़े भैया के रिश्ते की बात चल रही थी ना, वो लोग आज घर देखने आ रहे हैं, इसलिए मम्मी ने कहा है कि हम लोग का खाना शाम को वहीं रहेगा। ठीक है, मैं ऑफिस से सीधा उधर ही आ जाऊंगा। ठीक है, तो जाओ चाय नाश्ता ले आओ तुम। सानू को शायद इस बात का एहसास ही नहीं है कि अब उसकी शादी हो गई है और वो भी ससुराल वाली हो गई है। सानू का इस तरह से बार बार मायके में जाकर रहना ये कुछ ठीक नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है सानू कभी किसी की बात नहीं समझ सकती। चाहे उसे कोई भी समझा ले, वो किसी की बात नहीं मानेगी। शानू, आज मेरा फील्ड वर्क है, मुझे 2 बजे के बाद निकलना है। ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ अपने मायके, आप आ जाइएगा शाम को। ठीक है सानू। शानू, कहाँ जा रही हो? भाभी, आपको सानू ने बताया नहीं? नहीं तो, कहाँ जा रही हो सानू? क्या दीदी, आप तो जानती ही है ना मैं अपने मायके किसी वजह जाती ही कहाँ हूँ। मैंने सोचा दीदी, आप तो जानती ही है मैं मायके किसी वजह जाती ही कहाँ हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं नहीं भी बताऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि मैं अपने मायके गई हूँ। ठीक है सानू, जाओ तुम। याद है ना आपको, रात को उधर ही आना है। ठीक है, आ जाऊंगा मैं। आई एम सॉरी भाभी। अरे विराट, तुम क्यों माफी मांगते हो? मुझे अच्छा नहीं लगा कि सानू ने आपको बताया नहीं क्यों मायके जा रही है। अरे सानू सच्ची तो कह रही है विराट, हमेशा तो अपने मायके ही जाती है, अब एक ही जगह जाने के लिए बार बार बता के जाना, ये भी तो कुछ अच्छा नहीं लगता ना। लेकिन सच कहूँ भाभी, सानू का इस तरह बार बार अपने मायके में जाकर रहना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं सानू को मना भी करता हूँ तो वो कभी मेरी बात नहीं मानती है। अरे तुम चिंता मत करो विराट, धीरे धीरे देखना सानू का मायके जाना भी कम हो जाएगा। अभी क्या है, उसके मायके में उसकी भाभियां नहीं आई है ना, इसलिए अभी उसके मायके में उसकी चलती है, इसलिए उसे जाना अच्छा लगता है। लेकिन देखो बेटा, हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता है। जब सानू की भाभियां आ जाएंगी ना उसके मायके में, तो धीरे धीरे खुद ही सानू अपने मायके जाना कम कर देंगी। काश भाभी ऐसा ही हो। अच्छा, काम पर तो तुम देरी से जाओगे ना, तो मैं अभी तुम्हारे लिए पराठे और सब्जी बना देती हूँ। रहने दीजिए ना भाभी, आप कितना परेशान होती हैं मेरे लिए। बेटा, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? अरे जब तू इतना सा था तब इस घर में आई हूँ मैं, और तुझे तो मैंने अपने बच्चे की तरह पाला पोसा है। तो फिर बता, आंखों के लिए क्या पल की बोझ होती है? सब्जी तो बनी गई है विराट, तुम बैठो इधर, मैं भी तुम्हारे लिए पराठे सेक कर लाती हूँ। ठीक है भाभी। बहन जी, हमें तो शेखर बहुत पसंद है और हमारी तरफ से तो इस रिश्ते के लिए हाँ है। अगर आप लोग भी जवाब दे देते तो अच्छा होता। हाँ बहन जी, बस मेरी बेटी आती ही होगी। मेरी बेटी सानू आ ही गई। आओ बेटा सानू, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी। खुश रहो बेटा। जी मेरी बेटी सानू है। सानू की शादी अभी 4 महीने ही पहले इसी शहर में हुई है। छोटा सा परिवार है, परिवार में सिर्फ जेठ जेठानी है। ये तो अच्छी बात है। बहन जी, अब हमें इजाजत दीजिए, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। हाँ ठीक है बहन जी। अब तुम ही बताओ सानू, बहुत अच्छे लोग हैं ये, रिश्ते के लिए हमें हाँ कह देनी चाहिए। हाँ माँ, वैसे इनकी बेटी भी काफी सीधी सादी है और हमें हमारे भाई शेखर के लिए ऐसी सीधी सादी लड़की चाहिए थी। बताओ भैया, आपको पसंद है ना लड़की? अरे अब मैं क्या बोलूं, आप लोगों को पसंद है तो फिर मुझे भी पसंद है। ठीक है, तो मैं दुकान जा रहा हूँ। ठीक है मम्मी, इस रिश्ते के लिए हाँ कह दीजिए और जल्दी से जल्दी जो मुहूर्त निकलता हो उसी मुहूर्त पर शादी करवा दीजिए भैया की। हाँ बेटा। शानू के 2 भाई हैं, शेखर और गौरव। शेखर बड़ा भाई है जो बहुत ही सीधा और शांत स्वभाव का है, वही छोटा भाई गौरव वो थोड़ा उग्र स्वभाव का है।
इस तरह शारदा जी की 3 संतानें हैं और बेटी है सानवी। सानवी की शादी इसी शहर में हुई है, लेकिन सानवी अपने ससुराल में कम, हमेशा मायके में ज्यादा रहती है। शानू अपने मायके में ऐसे ही रहती जैसे वो शादी के पहले रहती थी, और सानू को अपने मायके में इस तरह हस्तक्षेप करने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और सानू की माँ भी अपनी बेटी को जैसे शादी के पहले रखती थी वैसे ही रख रही थी। बस फर्क इतना था कि अब बेटी के साथ साथ दामाद की भी आवभगत करनी पड़ रही थी। लेकिन सानू की माँ को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि इस तरह से सानू का जीवन आसान नहीं बल्कि और कठिन हो जाएगा। सानू की माँ को इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो सानू एकदम आलसी हो जाएगी और धीरे धीरे अपनी सारी जिम्मेदारियां अपने मायके वालों पर ही डालते जाएगी। सानू की माँ को अपनी बेटी सानू से इतना लगाव था कि वो यह बात भूल चुकी थी कि आज तो घर में बहुएं नहीं है, लेकिन यदि कल को घर में बहुएं आएंगी तो क्या सानू का इस तरह से ही मायके में चलेगा। धीरे धीरे समय बीतता है और बीतते समय के साथ अब तो सानू के बड़े भाई की भी शादी हो जाती है और सानू का खुद का अपना एक बेटा भी हो जाता है। दीदी, मैंने इन्हें 2-3 बार फोन लगा लिया लेकिन ये मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। यदि ये घर आए तो इन्हें बता दीजिएगा कि इनका शाम का खाना मेरे मायके में ही है, वो सीधे वहीं आ जाए। ठीक है सानू, मैं कह दूंगी विराट से। अरे क्या हुआ ममता, क्यों तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है? ऐसी तो कोई बात नहीं है जी, लेकिन मुझे एक बात का बहुत डर लगा रहता है। सानू का इस तरह से अपनी भाभी के आ जाने के बाद अपने मायके में हस्तक्षेप कहीं सानू के मायके को तोड़ने का काम ना कर दे। एक तो वैसे भी सानवी की भाभी को 9वां महीना चल रहा है और ऊपर से सानवी अपने बच्चे के साथ चली जाती है, शाम को देवर जी को भी बुला लेती है। और मुझे मालूम है सानवी को घर के काम काज करना ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वहाँ भी घर के सारे काम काज उसकी भाभी ही करती होगी। ममता, जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो। मैं नहीं चाहता कि तुम सानू को रोक टोक करके हम भाइयों के रिश्ते में दरार डाल दो। हाँ जी, इसीलिए तो मैं चुप रहती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है सानू तो देवर जी की एक नहीं सुनती है। वैसे भी सानू के मायके आने जाने से मुझे कोई समस्या नहीं है, बस मैं इतना चाहती हूँ कि विराट हमसे दूर ना हो। हाँ ममता, मैं भी बस यही चाहता हूँ। अरे बेटा, तुमने दामाद जी को बताया है नहीं कि शाम को यही खाना खा लेंगे वो? हाँ माँ, मैंने दीदी को बता तो दिया है आते आते। नीलम, नीलम बहू। जी माँ जी। तुम्हें मैंने सुबह बताया था ना बहू, सानू को मलाई कोफ्ता बहुत पसंद है, तुमने बना दिया क्या? और गाजर का हलवा? जी मम्मी जी, लेकिन अभी मैंने पनीर की सब्जी नहीं बनाई है। अरे ये क्या बात हुई भाई, मैंने तो तुम्हें सुबह ही बता दिया था कि आज फिर से सानू और दामाद जी का खाना यही है, फिर तुम भूल कैसे गई? कोई बात नहीं भाभी, ये तो शाम को आएंगे। एक काम करो ना, आप पनीर की सब्जी शाम को तैयार रखना। हाँ, और उसके साथ में ना चावल की खीर जरूर बना लेना। अभी तो आप दूध गर्म करके दे दो, मुन्ने को भूख लग गई है। और सुनो भाभी, मैंने अपनी 3 साड़ियाँ लेकर आई हूँ, तीनों साड़ियों में ना आज आप फॉल पिको कर देना। माँ, मैं दुकान जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन देखो ना नीलम आजकल तुम्हारी बहन का ख्याल नहीं रखती है। माँ, भैया को दुकान जाने दीजिए ना, दुकान जाते समय भैया का मूड खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। सुनिए ना भाभी, पहले जाकर दूध ले आइए मुन्ने के लिए। जी दीदी। और सुन लो नीलम, शाम के खाने में ना तुम कुछ भूलना मत। भाभी, उसके बाद पीको फॉल भी ध्यान से करना है आपको, कल मैं एक पार्टी में जाने वाली हूँ। दीदी, आज मुझे इतना कुछ बनाना है तो आज मैं आपकी एक ही साड़ी में कर देती हूँ और बाकी साड़ियों में मैं ये कल या परसों कर दूंगी। अरे भाभी, मैं बार बार साड़ियों को लाना ले जाना ही करती रहूंगी क्या? वैसे भी मुझे कब कहाँ जाना पड़े ये तो मुझे ही नहीं पता रहता, और ऐसे में मेरी साड़ियाँ तैयार तो रहनी ही चाहिए ना, इसलिए आज ही कर दीजिए आप। अरे दिन भर तुम्हारे पास काम ही क्या है, 2-4 काम ही तो तुम्हें करने हैं, उसके बाद तो जाकर कमरे में आराम ही करोगी ना। मम्मी जी, मेरे कमर में आजकल बहुत दर्द होने लगा है। लो कर लो बात अब आजकल तुम्हारी भाभी बहाने भी करने लगी है सानू। नहीं मम्मी जी, वो मुझे 9वां महीना शुरू हो गया है ना, शायद इसीलिए बहुत भारीपन सा लगता है मुझे और कमर में भी दर्द बना रहता है। तुम एक अकेली अनोखी हो जो बच्चा पैदा कर रही हो, हमने तो कभी कोई बच्चा पैदा किया ही नहीं। इस तरह दोनों माँ बेटी मिलकर बेचारी नीलम को बहुत परेशान करते हैं। नीलम दिन भर अपनी ननद और उसके बच्चे की चाकरी में ही लगी रहती है। बेचारी नीलम को अपने लिए समय ही नहीं मिल पाता है, धीरे धीरे समय बीतने लगता है और अब तो नीलम को भी एक बेटी हो जाती है। क्या हो गया नीलम, तुम बहुत उदास लग रही हो। सुनिए जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ कहो। मुझे इस घर में बहुत दिक्कत हो रही है जी। सानू दीदी हर समय यहीं पर रहती है, वो कम से कम अपने ससुराल जाती है, और ऐसे में मैं घर के काम काज करूँ या अपने बच्चे को संभालूं या फिर पूरे समय सानू दीदी की खातिरदारी में हाजिर रहूं। सच कहूँ जी, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं दीदी और मम्मी जी के सामने कुछ बोल सकूं, क्योंकि आप जानते हो जी दीदी और मम्मी जी कितनी तेज है और मैं उनसे लड़ तो नहीं सकती। और मैं आपको भी अच्छे से जानती हूँ जी, आपका भी स्वभाव बिल्कुल मेरे ही स्वभाव की तरह है, आप भी मम्मी जी या दीदी से नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन इस समस्या का कुछ तो हल निकालना पड़ेगा जी, वरना मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो ढंग से अपने बच्चे पर भी ध्यान नहीं दे पाती हूँ जी, पूरे समय तो मैं दीदी, मम्मी जी और देवर जी की खातिरदारी में लगी रहती हूँ। देवर जी और मम्मी जी तो फिर भी मुझसे कोई फरमाइश नहीं करते अपने लिए, लेकिन दीदी तो हर समय अपने और अपने बच्चे की खातिरदारी ही करवाते रहती है मुझसे। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो नीलम,
लेकिन लड़ने से इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ तो समाधान निकालता हूँ। बस तुम मुझे थोड़ा समय दो नीलम। ठीक है जी। नीलम और शेखर इस समस्या का हल ढूंढने लगते हैं और धीरे धीरे एक हफ्ता बीत जाता है और एक हफ्ते बाद शेखर आकर अपनी माँ से कहता है, माँ। अरे क्या हुआ भैया, दुकान नहीं गए अभी तक आप? माँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। हाँ कहो ना बेटा। माँ हमारे घर से दुकान बहुत दूर हो जाता है और दोपहर को मैं जब खाना खाने आता हूँ और उसके बाद दुकान जाता हूँ तो बहुत देर हो जाती है माँ। और माँ दुकान में जो कर्मचारी है ना वो काफी पैसे इधर से उधर भी कर देते हैं, इसमें मेरा बहुत नुकसान हो रहा है माँ। हाँ बेटा नुकसान तो होता होगा, इसलिए माँ मैंने अपनी दुकान के ही बाजू में एक छोटा सा मकान खरीदा हूँ और अब मैं उस मकान में शिफ्ट होना चाहता हूँ माँ, ताकि मुझे दुकानदारी में आसानी हो। वाह बेटा, तुमने घर खरीद लिया और हमें बताया भी नहीं। हाँ हाँ भैया, आपने तो हम लोगों को बताना भी जरूरी नहीं समझा। अरे सानू ये सब कुछ इतने जल्दबाजी में हो गया ना कि टाइम ही नहीं मिला बताने का। बस अभी पिछले हफ्ते ही तो खरीदा हूँ मैंने और अभी तो मैंने मकान की रजिस्ट्री भी नहीं करवाई है, लेकिन मकान मालिक बोल रहे हैं कि हम चाहे तो अभी वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। इसलिए हमने सोचा मम्मी कि 2 दिनों के बाद हम घर की पूजा करवा लेते हैं और उसके बाद मैं अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर वहीं शिफ्ट हो जाऊंगा, ताकि दुकानदारी में मुझे कोई समस्या ना हो। वाह बेटा, आज तक तो तुझे कभी दिक्कत नहीं हुई। हाँ माँ, लेकिन अब दिक्कत होने लगी है। अब क्या पूछना और बताना भैया, घर खरीद ही लिया है आपने तो शिफ्ट तो होंगे ही आप लोग। मैं सब कुछ समझती हूँ शेखर, तुमने जानबूझकर मुझसे नहीं पूछा ना, क्योंकि तुम्हें डर था कि शायद मैं तुम्हें मना नहीं कर दूं। अरे ठीक है ना माँ, जब भैया ने घर खरीद ही लिया है तो उन्हें जाने दीजिए, क्यों परेशान होते हो आप? हम तो है ही ना आपके पास। अरे माँ हम लोग तो आते जाते रहेंगे, वो तो दुकान में थोड़ी समस्या हो रही है इसलिए वहाँ शिफ्ट होना पड़ रहा है। वैसे बेटा तुम अपने छोटे भाई की शादी कर लेते, उसके बाद वहाँ रहने जाते तो मुझे अच्छा लगता। ठीक है ना माँ, छोटे के लिए तो हम लोगों ने लड़की पसंद कर ही ली है। जब 2 महीने बाद शादी करेंगे तो हम कुछ दिन पहले यहाँ आकर शिफ्ट हो जाएंगे और शादी के बाद वापस फिर से उसी घर में चले जाएंगे। धन्यवाद जी, आपने बिना किसी लड़ाई झगड़े के बहुत ही समझदारी से हमारी गृहस्थी अलग कर ली है। अब तुम्हें किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी नीलम। लेकिन सच कहूँ नीलम, मैं कभी अपनी माँ और भाई से अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन मेरी माँ और बहन ने ऐसा माहौल बना दिया कि यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। हाँ जी, अगर मम्मी जी ने कभी एक बार भी सानू दीदी से कहा होता कि वो मायके में कम और अपने ससुराल में ज्यादा ध्यान दे तो आज हमें ऐसे फैसले नहीं लेने पड़ते। मुझे पहले लगता था जी कि धीरे धीरे सब कुछ सुधर जाएगा, लेकिन सुधरने की जगह माहौल और खराब होते गए। अब तो दीदी सिर्फ अपने घर में कभी कभार सोने के लिए जाती है, नहीं तो पूरे टाइम यहीं पर रहती है दीदी। हम लोगों ने समझदारी से अपनी गृहस्थी अलग तो कर ली जी, लेकिन मुझे तो अब देवर जी और होने वाली देवरानी की चिंता होने लगी है कि घर का माहौल ऐसे ही रहा तो देवरानी कैसे टिक पाएगी इस घर में। शेखर अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता है और इधर धीरे धीरे समय बीतने लगता है और कुछ महीनों के बाद अब शेखर के छोटे भाई गौरव की भी शादी हो जाती है। देख बेटा गौरव, सब कुछ तो तेरी आंखों के सामने ही हुआ है। तेरे बड़े भाई ने कितनी चालाकी से इस घर से किनारा कर लिया है। हाँ भाई, पत्नी तो दूसरे घर से आती है, लेकिन माँ बाप तो जीवन भर कष्ट सहकर अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। तूने तो देख लिया ना बेटा, तेरा बड़ा भाई तो कितना नाकारा निकला, अपनी बीवी को लेकर अलग हो गया, माँ बाप की सेवा नहीं की। लेकिन तू ऐसा मत करना बेटा, अगर तूने ही ऐसा कुछ किया बेटा तो हम किसके सहारे जिएंगे। अब तुमसे ही हमें सारी उम्मीद है बेटा, देखो हमारी उम्मीद पर पानी मत फेर देना। हाँ भैया, अब आपकी भी शादी हो गई है, लेकिन आप भी बड़े भैया की तरह मत हो जाना, जैसे बड़े भैया भाभी के ही बनकर रह गए हैं। हाँ मेरी बहन, तुम चिंता मत करो। और माँ, मैं भैया जैसे तो बिल्कुल नहीं करूंगा और आप लोग जो चाहेंगे ना मैं हमेशा वही करूंगा। हाँ बेटा, हमारी सारी उम्मीद तो बस तुझ पर ही टिकी है। ठीक है माँ, आप चिंता मत कीजिए। मम्मी पापा आए हैं। अच्छा जाओ बेटा, मामी से कहकर ना पापा के लिए चाय नाश्ता बनवा देना। मम्मी लेकिन अभी तो मामी मेरे लिए केक बना रही है। अरे गोलू बेटा, अब तक तो केक बन गया होगा, जाओ मामी से कह दो पापा आए हैं, मामी खुद उन्हें चाय नाश्ता दे देंगी। ठीक है मम्मी। मम्मी, बड़ी भाभी के जाने के बाद हम लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ी थी। देखो मम्मी, बड़ी भाभी तो हमारे हाथ से निकल गई, लेकिन ये छोटी भाभी को ना हम अपने हाथ से निकलने नहीं देंगे, वरना फिर से हमें वही सब परेशानी उठानी पड़ेंगी जो बड़ी भाभी के जाने के बाद उठानी पड़ी थी। और मुझे समझ में आ गया है, यदि बड़ी भाभी को हम लोग अपने काबू पर रखना चाहते हैं ना तो हमेशा भैया को अपनी मुट्ठी पर रखना होगा आपको। हाँ हाँ बेटा, मैं छोटी बहू को तो अपने कब्जे में रखूंगी अब। हाँ माँ, इसलिए गौरव भैया को ना समय समय पर अच्छे से सिखाना पढ़ाना पड़ेगा, वरना भाभी हमारे हाथों से निकल जाएगी। हाँ बेटा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अरे जरा जाकर तो देख बेटा, तेरी भाभी ने दामाद जी को चाय नाश्ता दिया है या नहीं, या बेचारे अकेले बैठे हैं सामने। लीजिए जिया जी, चिली पनीर खाइए। अरे भाभी, आप कितना परेशान होते हो मुझे अच्छे से मालूम है। सानू ने ही कहा होगा आपसे कि मेरे लिए चिली पनीर बना देना। देखिए भाभी, घर में जो भी बना होता है वही दे देना चाहिए ना आपको, आप क्यों अलग से हमारे लिए परेशान होते हो? अरे इसमें परेशानी वाली क्या बात है, चिली पनीर ही तो बनाया है भाभी ने, कोई पहाड़ तो खोदने नहीं बताया था मैंने इन्हें। भाभी कुछ कपड़े रखे हैं मैंने बाथरूम में,
जो मशीन में पूरी तरह से साफ नहीं हो रहे हैं, जाकर उन्हें ब्रश लगाकर धो दीजिए। लेकिन दीदी, अभी तो मेरी रसोई का काम खत्म नहीं हुआ है। रोशनी, ये क्या तरीका है? तुम मेरी बहन को पलट कर जवाब दे रही हो? अरे साले साहब, नहीं जिया जी, मैं देख रहा हूँ अभी अभी रोशनी ना हर बात के लिए मुंह बना लेती है। अरे मैं इसे कितनी बार समझाऊं कि यहाँ इस घर में रहना है तो मेरी दीदी जिया जी की और माँ की तो सेवा करनी पड़ेगी इसे, लेकिन ये मेरी बात समझती ही नहीं है। अब यहाँ चुपचाप खड़ी होकर क्या देख रही हो? जाओ, पहले दीदी ने जो काम बताया है वो काम करो। ठीक है जी, बहुत अच्छा किया भैया आपने। अरे बड़े भैया की तरह ना आप बिल्कुल भी भाभी को सिर पर मत चढ़ाना। देख लिया ना अपना नतीजा, बड़े भैया ने बिल्कुल सिर पर चढ़ा कर रखा था, इसलिए बड़े भैया को भाभी ने परिवार से अलग कर दिया। हाँ सानू, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल भी इसे सिर पर नहीं चढ़ाऊंगा, इसलिए तो मैं हर बात में इसे डांटते रहता हूँ। सानू, ये अच्छी बात नहीं है, तुम कितना परेशान करती हो अपनी भाभी को। अरे मैं उनकी ननद रानी हूँ और दो चार काम बता भी दिया तो इसमें परेशानी कैसी? मेरी जिंदगी जो इतनी आसान है वो सिर्फ मेरे और मेरी माँ के रौब की वजह से है। तुम्हें तो कुछ समझाना ही बेकार है। थैंक यू कुछ नहीं समझाने के लिए। इन 4 महीनों में इतना तो मैं समझ गई हूँ कि इस घर में सिर्फ इनकी बहन और माँ की ही चलती है। गौरव जी को भी उनकी माँ और बहन ने पूरी तरह से अपनी मिट्टी में जकड़ रखा है। ये बात तो मुझे अच्छे से समझ में आ गई है कि बड़ी दीदी भी ना इन लोगों की ऐसी हरकत की वजह से इस घर से अलग हुई है। लेकिन बड़े भैया और इनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। ये तो कभी अपनी माँ और बहन से अलग नहीं रहेंगे। और ये बात भी समझ में आ रही है मुझे कि दीदी भी अपना मायका छोड़कर कभी अपने ससुराल में नहीं बसने वाली है। ऐसे तो मेरा पूरा जीवन ही खराब हो जाएगा इस घर में। इस घर में तो सिर्फ मेरा नौकरों जैसा हाल है और मेरे पति को भी मेरी कोई परवाह नहीं है, मुझसे कोई लेना देना नहीं होता है इन्हें। लेकिन मैं इस तरह से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी, मैं विरोध करूंगी इन गलत बातों का। अरे मेरा भी तो अपना एक जीवन है, कब तक मैं ननद के परिवार वालों की गुलामी करूं? रोशनी, रोशनी, अब इन्हें क्या हो गया? आ रही हूँ। देखिए ना भैया, अगर भाभी को मेरी साड़ी नहीं धोनी थी तो मना कर देती ना साफ साफ। देखिए मेरी साड़ी का क्या हाल कर दिया है भाभी ने। मुझे मालूम है जानबूझकर भाभी ने ऐसा किया है ताकि दोबारा मैं उन्हें कोई काम ना बताऊं। क्या हुआ? तुमने जानबूझकर ये सब किया है ना? लेकिन किया क्या है मैंने? अब इतनी भोली मत बनिए भाभी। देखिए ना आपने मेरी साड़ी का क्या हाल किया है। आपने जानबूझकर मेरी साड़ी निरमा में डुबो कर धोई है ना। देखिए ना मेरी साड़ी की सारी शाइनिंग खत्म हो गई। दीदी, मैंने आपकी साड़ी को शैम्पू में डुबाया था, लेकिन मैंने जैसे डुबाया वैसे इसका रंग चला गया। इसमें मेरी क्या गलती है? देख तो, ननद से जबान लड़ा रही है, जरा भी शर्म नहीं बची आजकल की बहुओं में तो। बदतमीज, मेरी बहन से जबान लड़ाती है। ये क्या? बिना गलती के आपने मुझ पर हाथ उठाया? अभी तो सिर्फ एक ही चाटा पड़ा है, अगर इसी तरह से तुम्हारा मुंह चलता रहा ना तो रोज तुम्हें चाटे पड़ेंगे। बहुत हो गया, मैं इस तरह से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। अब मैं अपने मायके जा रही हूँ और तभी इस घर में लौटूंगी जब आपकी बहन अपनी ससुराल चली जाएगी। क्यों, तुम्हें नहीं मालूम है शादी के बाद ना एक लड़की का ससुराल ही उसका घर होता है, मायका नहीं। अच्छा, ये बात सिर्फ मुझ पर लागू होती है क्या, आपकी बहन पर नहीं? क्या आपकी बहन का ससुराल नहीं है जो पूरे समय अपने मायके में बोझ बनकर रहती है? अरे आपकी बहन को भी भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, लेकिन एक काम वो खुद नहीं कर सकती। क्या मैं पूरे समय आपकी बहन की खातिरदारी में हाजिर रहूं? क्या मेरा अपना खुद का कोई जीवन नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के लिए ऐसा बोलने को? ये मेरी बहन का घर है और जब तक उसका मन चाहेगा तब तक वो इस घर में रहेगी, और तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरी बहन के परिवार की सेवा तुम्हें करनी होगी। अच्छा ठीक है, तो जब तक आपकी बहन चाहे तब तक मायके में रह सकती है, तो मैं भी किसी की बहन और बेटी हूँ। जब तक मेरा मन चाहेगा मैं भी अपने मायके में रहूंगी। मैं अभी के भी अपने मायके जा रही हूँ। अरे जा जा, मेरी बेटी की बराबरी करने चली है। इस तरह गुस्से में आकर छोटी बहू अपना सामान लेकर अपने ससुराल से निकलने लगती है, लेकिन उसके ससुराल में उसे कोई नहीं रोकता। मैं इतने गुस्से में आकर अपने ससुराल से निकल तो गई हूँ, लेकिन मायके जाने का फैसला यदि मेरा गलत हुआ तो? मेरी मम्मी तो वैसे ही बीपी और शुगर की मरीज है। अगर उन्हें ये बात पता चलेगा कि मैं लड़ झगड़ कर अपने ससुराल से निकल गई हूँ तो ना जाने उनके ऊपर क्या बीतेगी। मुझे लगता है मायके ना जाकर मैं कुछ दिनों के लिए नीलम दीदी के घर चली जाती हूँ। हो सकता है इन्हें सब कुछ समझ में आएगा तो ये मुझे वापस बुला लेंगे। इस तरह रोशनी अपने मायके ना जाकर अपनी जेठानी के घर चली जाती है। रोशनी, ये रोना धोना छोड़ दो और जब तक तुम्हारा मन करे तब तक तुम इस घर में रहो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो हमें अच्छे से पता है, क्योंकि मेरे ऊपर भी ये सारी बातें बीत चुकी है। देवर जी जरा उग्र स्वभाव के हैं, लेकिन तुम्हारे जेठ जी बिल्कुल अलग है, इसलिए उन्होंने समझदारी से उस घर से किनारा कर लिया। देवर जी तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनने वाले हैं रोशनी, क्योंकि दीदी और मम्मी जी ने ना पूरी तरह से उन्हें अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा है। हाँ रोशनी, जब तक तुम्हारा मन करे तब तक तुम इस घर में रहो। लेकिन भैया, क्या मेरे यहाँ रहने से आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी? नहीं नहीं रोशनी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम तो हमारी छोटी बहन जैसी हो। मुसीबत के वक्त हम तुम्हारे काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा, इसलिए तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, छोटे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि तुम कहाँ पर हो। देखते हैं कितने दिनों से तुम्हारी याद नहीं आती, जब उसकी अकल ठिकाने आ जाएंगे ना तो वो खुद तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ चला आएगा।
रोशनी अपने जेठ जेठानी के घर रहने लगती है। धीरे धीरे 2 हफ्ते का समय बीत जाता है। उधर गौरव की माँ और बहन का बुरा हाल हो जाता है क्योंकि उन लोगों को कामकाज करने की तो आदत ही नहीं। उधर गौरव की माँ और बहन बहुत परेशान थे क्योंकि उन लोगों की चुंगल से मुफ्त की नौकरानी छूट गई थी। मम्मी देखिए, मुझसे घर के कामकाज नहीं होते हैं, लेकिन हम क्या करें बेटा, अब तो घर में दोनों बहुएं नहीं रही और मेरी तो उम्र है नहीं कामकाज करने की, तो घर के कामकाज तो तुम्हें ही करने पड़ेंगे। मम्मी पूरे 2 हफ्ते से मैं अकेली घर के कामकाज कर रही हूँ। मेरे हाथ पैरों में इतना दर्द होता है, मुझे तो अपने लिए फुर्सत ही नहीं मिल पा रही है। माँ, मेरे सारे कपड़े गंदे पड़े हुए हैं, अब मैं क्या पहनकर अपनी दुकान जाऊँ? देखो बेटा गौरव, अब मेरी ये उम्र नहीं रह गई कि मैं घर के कामकाज के साथ साथ तुम्हारी भी खातिरदारी करूं। इसलिए मैं बोल रही हूँ बेटा, एक काम कर, तू अपनी पत्नी को बुला ले। नहीं माँ, मैं नहीं बुलाने वाला हूँ उसे। और ठीक है, आपकी उम्र नहीं रही तो आप मत कीजिए मेरे काम, लेकिन मेरी बहन है ना, मेरी बहन तो करेंगी मेरे काम। क्यों दीदी, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? अरे तू पागल हो गया है क्या गौरव? मैं क्या क्या कर लूं अकेले? मैं इस घर के काम काज करूं या अपने पति और बच्चे को देखूं या फिर तुम्हारी खातिरदारी करूं? मुझसे ये काम नहीं होते हैं। देख गौरव, तू मुझसे कोई उम्मीद मत लगा। वैसे भी कल मैं अपने ससुराल जा रही हूँ क्योंकि मेरे पति को ना यहाँ से ऑफिस जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। ये क्या बात हुई दीदी? कल तक तो जिया जी को यहाँ से ऑफिस जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। अरे अब होती है, तू मुझसे बहस मत कर। अपनी पत्नी को तो काबू पर रख नहीं सका, अब मुझसे अपनी खातिरदारी की उम्मीद कर रहा है तू। मम्मी मैं अपना सामान बांध लेती हूँ, मुझे अपने ससुराल जाना है। वैसे भी मेरी जेठानी की आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती है। गौरव, तू अपनी पत्नी को संभाल नहीं पाया और खुद से अपना परिवार बिगाड़ लिया। और देख, मैं तुझसे साफ साफ कहती हूँ, इस उम्र में मुझसे कोई कामकाज तो होने वाला है नहीं, इसलिए मैं तो अपने बड़े बेटे बहू के पास जा रही हूँ। अब तू देख तुझे क्या करना है। लेकिन माँ, मैं अकेले कैसे रहूंगा? वो तू देख, मैं तो चली अपने बड़े बेटे बहू के पास। मुझे एक बात तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि जीवन में ना सबसे बड़ा साथी जीवन साथी ही होता है। लेकिन मैंने अपने जीवन साथी की कभी कद्र नहीं की। मैं अपनी माँ और बहन की बातों में आकर हमेशा अपनी पत्नी को डांट फटकार करता था, यहाँ तक उसके ऊपर हाथ भी उठा दिया था मैंने। अब मुझे समझ में आ रहा है कि भैया और भाभी अलग क्यों हुए थे। मैं आज ही अपनी पत्नी को ले आऊंगा। मैं अभी उसके मायके में फोन लगाता हूँ। हेलो, नमस्ते मम्मी जी। हाँ खुश रहो बेटा। मम्मी जी, मुझे रोशनी से बात करनी है, रोशनी को बता दीजिए ना, मैं उसे आज लेने आ रहा हूँ। दामाद जी पागल हो गए हो क्या आप? ये क्या बोल रहे हो? रोशनी तो अपने ससुराल में है ना? नहीं मम्मी जी, अभी 1 महीने पहले हम दोनों का झगड़ा हुआ था, इसलिए रोशनी गुस्से में आकर अपने मायके चली गई थी। दामाद जी अपनी माँ को फोन दो आप। ठीक है। हाँ समधन जी, 1 महीने से मेरी बेटी अपने ससुराल में नहीं है और अब जाकर आप मुझे खबर कर रही हैं। हम तो अभी के अभी जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखाएंगे और यदि मेरी बेटी के साथ कुछ ऊंच नीच हो गया ना तो हम लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं रोशनी गुस्से में आकर अपने साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर बैठी। हाँ बेटा, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। एक काम कर, तू अपने बड़े भाई को फोन लगा और बता उसे सारी बात। हाँ माँ। हेलो भैया, क्या हुआ छोटे? भैया, 1 महीने पहले घर में एक छोटी सी लड़ाई हुई थी जिससे गुस्सा होकर रोशनी ने कहा था कि वो अपने मायके जा रही है, लेकिन अभी अभी हमें पता चला कि वो अपने मायके नहीं गई है और उसके मायके वाले अब हमें धमकी दे रहे हैं कि यदि उनकी बेटी के साथ कुछ हो गया तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। ठीक है छोटे, तुम चिंता मत करो, एक काम करो, माँ को लेकर सीधे यहीं आ जाओ, यहाँ बैठकर बात करते हैं हम लोग। ठीक है भैया। इस तरह गौरव और उसकी माँ बहुत डर जाते हैं, यदि रोशनी को कुछ हो जाएगा तो उसके मायके वाले उन्हें छोड़ेंगे नहीं। गौरव अपनी माँ को लेकर अपने बड़े भाई के घर पहुंच जाता है और जब गौरव अपनी पत्नी को अपने बड़े भाई के घर देखता है तो उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं होता। भैया मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। भैया भैया मैं क्या करूं, कहाँ ढूंढूं भैया मैं रोशनी को? छोटे, काश तुमने पहले ये सब समझ लिया होता तो तुम्हें आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। और माँ, आप अपनी बेटी के प्यार में पागल होकर अपने दोनों बेटों का घर बर्बाद करने चली थी आप। माँ, ये तो दुनिया की रीत है कि एक बेटी को शादी करके ससुराल जाना ही पड़ता है। कोई भी बेटी ना अपने मायके में अपना जीवन नहीं कर सकती है। लेकिन मैंने देखा माँ, आपने इस रीत को बदलने की कोशिश की, अपनी बेटी को अपने मायके में ही रखना चाहती थी आप। और दुनिया की ये भी रीत है माँ, जब कोई भी शादीशुदा बेटी अपने मायके में रह जाती है ना तो अपनी भाभीियों का घर कभी बसने नहीं देती है। मैं तो समझदार था माँ, जो समय रहते अपने परिवार को उस घर से अलग कर लिया था। लेकिन माँ, गौरव शुरू से ही उग्र स्वभाव का था, इसलिए वो आपकी और सानू की बात में आकर अपनी पत्नी की कभी कद्र नहीं की और आज उसे ये दिन देखना पड़ रहा है। हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैं अपनी बहन की बातों में आकर अपनी पत्नी के ऊपर हाथ तक उठा दिया था, लेकिन वही बहन जब आज मुझे उसकी जरूरत पड़ी तो ये कहकर उसने दरकिनार कर लिया कि उसे अपने ससुराल में बहुत काम है। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, सब मेरी ही गलती है। मैंने कभी सानू को उसके ससुराल में बसने ही नहीं दिया, जिसकी वजह से आज मेरी छोटी बेटी की गृहस्थी भी उजड़ गई है। हाँ बेटा, ये बात भी समझ में आ गई है मुझे कि सानू अपने मायके वालों के लिए कभी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैंने उसके लिए अपनी बेटी की गृहस्थी उजाड़ दी। अगर एक बार मुझे छोटी बहू मिल जाए ना तो मैं अपने किए के लिए उसे हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगी बेटा। हाँ भैया, मैं भी अपनी रोशनी से माफी मांगना चाहता हूँ, बस मेरी रोशनी मुझे एक बार मिल जाए भैया। कहीं ऐसा तो नहीं कि रोशनी वापस आ जाएगी तो तुम फिर से बदल जाओगे? नहीं भैया, मैं नहीं बदलने वाला। रोशनी,
रोशनी, तुम यहाँ हो, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम सही सलामत मेरे भैया के घर पर हो। रोशनी, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी भी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। रोशनी, तुम्हारे जाने के बाद मुझे समझ में आ गया कि सबसे बड़ा साथी तो जीवन साथी ही होता है। हाँ बहू, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी तुम्हें बहुत परेशान किया है। मम्मी जी, मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगी, चाहे हंसकर करें या रोकर करेंगे, बेटा बहू ही सास ससुर की सेवा करेंगे। सास ससुर की सेवा करने के लिए ना बेटी और दामाद नहीं आते हैं। हाँ रोशनी, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, और मैं ऐसा करती हूँ कि ये बात ना मम्मी जी और देवर जी को भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। हाँ भाभी। तो मैं ऐसा करती हूँ दोस्तों, आप लोगों को भी ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।